दिस इज भावनापुरी। आई वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे डीएनए की रेप्लिकेशन को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके अंदर जो डीएनए का कंटेंट है, हैप्लॉइड कितना है, डिप्लॉइड कितना है। सो हैप्लॉइड में 3.3 होगा और डिप्लॉइड में 6.6 इंटू 10 की पावर 9 आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ बेस पेयर के रिस्पेक्ट में मैंने बोला है कि टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए किसी भी ह्यूमन में डिप्लॉइड सेल में 6.6 इंटू 10⁻⁹ बीपी यानी कि बेस पेयर होगा, करेक्ट। अब ये जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कैसे करेगा? रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाना, यानी कि जो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास है उससे और जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हम बनाना चाहते हैं वो किस तरीके से बनेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हम बात करेंगे तो उससे रिलेटेड जो एंजाइम्स हैं सबसे पहले हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने में, यानी कि डीएनए की रेप्लिकेशन। तो सबसे पहला जो एंजाइम हमारे पास है उसको कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। इस एंजाइम को हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डीएनए के पास हमारा जो डीएनए वो डबल स्टैंडर्ड है, तो डबल स्टैंडर्ड का मतलब है एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड वो एंटी पैरेलल होंगे। यहाँ पर मैं एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना रही हूँ, ठीक है भाई। तो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मैंने बनाया इसमें ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है एंड द अनदर इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो जो दोनों स्ट्रैंड्स हमारे पास प्रेजेंट है वो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो इनमें से कौन सा स्ट्रैंड आगे चल के प्रॉपर तरीके से रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उन सब चीजों के बेसिस पर वो कैसे पता चलेगा भाई? स्ट्रैंड के बेसिस पर, डीएनए की सीक्वेंस के बेसिस पर। इसीलिए हम इसको कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसका काम क्या होगा? डीएनए की रेप्लिकेशन करवाना। और हमेशा ये जो एंजाइम है 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही काम करेगा, यानी कि जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन होती है वो हमेशा 3 प्राइम एंड पर ही होगी, करेक्ट। तो जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसका मेन फंक्शन होता है पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन का मतलब है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमराइजेशन का मतलब है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो सीक्वेंस में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ऐड करना वो कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज, करेक्ट। अब इसके साथ आप देखोगे तो एक और एंजाइम है उसकी मैं बात कर रही हूँ। दूसरा एंजाइम होता है डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज इसका मेन फंक्शन होता है, आपने देखा ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, मैंने इसको ऐसे खोल दिया, अनवाइंडिंग हो गई है डीएनए की। जनरली वो इस तरीके से होते हैं ना, डबल स्टैंडर्ड जो आपस में फोल्डेड होते हैं, स्टेयरकेस की तरह होते हैं। तो हमने क्या किया, उनको अनवाइंडिंग कर दिया, खोल दिए। तो जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम है उसका मेन फंक्शन होता है अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो भाई लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए हमारे पास हर एक सेल में प्रेजेंट है, तो पूरे के पूरे 2 मीटर लेंथ को रेप्लिकेट करवाना इज वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए सिर्फ हाफ ऑफ द लेंथ इज अनवाइंडेड, यानी कि सिर्फ आधे ही डीएनए की लेंथ को खोला जाता है। वो भी कौन से एंजाइम की मदद से? डीएनए हेलिकेज। तो हमने क्या कर दिया, अनवाइंडिंग कर दी डीएनए हेलिकेज की मदद से। अब हमारे पास ये फॉर्क की स्ट्रक्चर में बन चुका है, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। अभी ये कंप्लीटेड नहीं है, अभी मैं आपको इसमें बताऊंगी कि रेप्लिकेशन कैसे होगी। तो उसमें आप देखिए सबसे पहला पॉलीमरेज एंजाइम जो कि पॉलीमराइजेशन करवा रहा है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवा रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में। हेलिकेज एंजाइम जो कि डीएनए को खोलता है, अनवाइंडिंग करता है। तीसरा होता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, लाइगेट करना मतलब जोड़ना, इसका काम होता है जॉइनिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जॉइनिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है भाई। तो इसका मेन फंक्शन हो गया न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ना। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये वाला जो स्ट्रैंड है 3 प्राइम से 5 प्राइम है। तो जब भी डीएनए की फॉर्मेशन होगी इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में बनेगा। बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? देखो यहाँ पर सीक्वेंस थे ए टी टी जी जी ए सी, कुछ भी हमारे पास ये सीक्वेंस से मान लीजिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है? डीएनटीपीज प्रेजेंट है। डीएनटीपीज मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इन्हीं को नाइट्रोजन बेसिस भी आप कहते हो। तो हमारे पास ये नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है।
डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पर सीक्वेंस को पढ़ा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड है उसको लाकर यहाँ पर बाइंड कर दिया। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पर टी आ गया, देन ए, तो ये सीक्वेंस के हिसाब से डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल कॉन्टिन्यूअसली 5 से 3 की डायरेक्शन में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गया। लेकिन अगर मैं इसको रीड करूं तो भाई ये तो ऑलरेडी 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज सेम डायरेक्शन में काम तो नहीं कर पाएगा। हालांकि वो एक ही डायरेक्शन में काम कर सकता है और वो कौन सी है, 5 से 3। अब उसके लिए बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई, तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन से काम शुरू करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर आके प्राइमर्स जुड़ जाते हैं। प्राइमर्स क्या होते हैं, प्राइमर्स कुछ ऐसे स्मॉल स्ट्रेच या सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन को शुरू करवाएंगे। तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस जुड़ गए, प्राइमर्स आके जुड़ गए, तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करेगा, यहाँ पर आकर फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन कर देगा, फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन कर देगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में। लेकिन ये जो एडिशन हो रही है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअसली बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर कैसे बन रहे हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस, क्योंकि बीच बीच में जहां जहां प्राइमर थे वहीं पर उसके नजदीक में ला के उसने 2 3 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ दिया। तो अब आगे चल के इन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा, मैंने बताया था यहाँ पर एक एंजाइम है डीएनए लाइगेज। लेकिन ये जो फ्रेगमेंट्स यहाँ पर बन गई हैं, इन फ्रेगमेंट्स को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और इनको जोड़ने का काम करेगा डीएनए लाइगेज। लेकिन क्योंकि ये जो स्ट्रैंड हमारे पास बना है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं बना, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से काम करना पड़ा, इसको कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। और टेम्पलेट स्ट्रैंड भी इसी को कहा जाता है। तो हमने देखा भाई 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में था, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 5 to 3 बड़ी ही आसानी से डीएनए पॉलीमरेज ने बना दिया। क्लियर? लेकिन ये 5 से 3 के डायरेक्शन में था, तो यहाँ से वो 5 to 3 तो बना नहीं सकता था, क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, इसलिए उसको ऑपोजिट डायरेक्शन से काम शुरू करना पड़ा। उसके लिए यहाँ पर कुछ प्राइमर्स प्रेजेंट है। ये जो प्राइमर्स हैं स्मॉल सीक्वेंसेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, ये आरएनए के सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं और डीएनए के। तो जैसे वो प्राइमर्स यहाँ पर आकर जुड़ेंगे, बस उसी के आगे ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो जोड़ता रहेगा, एडिशन करता रहेगा न्यूक्लियोटाइड्स की। ठीक है? लेकिन फिर भी ये जो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो रही है, कुछ फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है जिसको कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो यहाँ पर ये रेप्लिकेशन फॉर्क है। इसमें से पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएनटीपीज, डीएनटीपीज के फंक्शन बताएं। डीएनटीपी क्या है, मैंने बोला डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जैसे एटीपी होता है ना। तो यहाँ पर एडिनोसाइन है, यहाँ पर टी है, जी है, सी है, तो इन सभी के बारे में हम बात करें वो डीएनटीपीज है। बेटा इनके 2 फंक्शंस हैं। व्हाट आर द डुअल फंक्शंस ऑफ डीएनटीपीज? सबसे पहला फंक्शन, दे एक्ट एज सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, सबस्ट्रेट ही तो है भाई, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। उस एंजाइम ने क्या किया, इनको उठा के वहां पर जोड़ा, तो ये सबस्ट्रेट ही तो हुए। एंजाइम सबस्ट्रेट के कोई तो प्रोडक्ट में बदलता है, तो ये सबस्ट्रेट है और यहाँ पर बन गया आपका प्रोडक्ट। क्लियर है? तो सबसे पहला काम, दे एक्ट एज सबस्ट्रेट। दूसरा, प्रोवाइड एनर्जी, वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दोनों मेन फंक्शन होते हैं डीएनटीपीज के, वो सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करेंगे और वो एनर्जी को भी प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? फिर इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो कब होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट के लिए भी और 12th स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि अब 12th के स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज भी देने हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए की रेप्लिकेशन है, इट अकर्स इन एस फेज। जो सेल साइकिल का एस फेज होगा, यानी कि सिंथेटिक फेज, उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। लेकिन फिर प्रोकैरियोटिक सेल में कब होगी भाई? तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होती है प्रायर टू फिजन, प्रायर टू फिजन। ये 2016 और 17 में भी आप देख सकते हो, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है
कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है यानी कि जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो ये डीएनए की रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कब होता है, तो वो होता है प्रायर टू फिशन। फिर पूछेंगे कैसे होता है, तो आप बताओगे सभी प्रोकैरियोट्स के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि ORI प्रेजेंट है। ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है दिस इज द सीक्वेंस, वो एक ऐसा डीएनए का सीक्वेंस है फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन बिगिंस। क्लियर है? चलिए भाई ये जो डीएनए की रेप्लिकेशन चल रही है ये एक बहुत ही पैथेटिक प्रोसेस है और जरा सा स्लाइट एरर अगर इसमें हो गया, एक सेकंड में मैं बता दूं 2000 बेस पेयर को ऐड कर देता है डीएनए पॉलीमरेज एक सेकंड में। तो अगर एक सेकंड में 2000 बेस पेयर की एडिशन का प्रोसेस चल रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो अगर उसमें जरा सी भी म्यूटेशन आ गई, मतलब जरा सा भी चेंजेस आ गए, मान लो ये G था, G के सामने होना चाहिए था यहाँ पर C, बट C की जगह गलती से अगर A आ जाए तो बहुत बड़ी म्यूटेशन हो गई है यहाँ पर, ये कॉम्प्लीमेंट्री ही नहीं बन पाएंगे, है ना। सीक्वेंस भी चेंज हो सकता है और शायद ये डीएनए का स्ट्रैंड भी प्रॉपर वर्क ना कर पाए। तो ये जो म्यूटेशन आ जाती है, सिंगल बेस पेयर में चेंज आना या कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, उस वजह से अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये डीएनए रेप्लिकेशन हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। करेक्ट? तो मैंने आपको बताया डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। वो कौन कौन से स्ट्रैंड है, एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो होगा जो कि आगे चल के पार्टिसिपेट करेगा आरएनए की फॉर्मेशन में यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में, और कोडिंग स्ट्रैंड एक्चुअल में कोड नहीं करता किसी भी चीज के लिए, वो पार्टिसिपेट नहीं करता ट्रांसक्रिप्शन में। आपको ये याद रखना है। थैंक यू।